हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। और आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हेडिंग दीजिए, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। एस लगा दीजिए, नंबर्स कर दीजिए, सही है, नोट कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ऊपर में हेडिंग देंगे संख्या। क्या हेडिंग देंगे? संख्या। क्या लिखेंगे भाई? संख्या, मतलब नंबर संख्या। संख्याएं आप लिख दीजिए, ऐसे लिखिए, संख्याएं। शायद ऐसे होता होगा या ऐसे, जैसे भी भाई, मतलब उससे नहीं है, ठीक है। ये संख्या है। चलिए, यानी नंबर्स। अब हम लोग संख्या को बांटेंगे, तो देखिए कैसे बांटेंगे। संख्या को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। कै पार्ट में भाई? दो पार्ट में। पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहला पार्ट जो होगा वो रियल नंबर का होगा। पहला पार्ट किसका होगा? तो रियल नंबर। आप एस लगा सकते हैं, मर्जी है तो अब लगा ही लीजिएगा। रियल नंबर। और दूसरा जो होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी अगर हम हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब देखिए, सिलेबस में जो है, यानी जो हम लोग को कंपटीशन में पढ़ना है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, यानी रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। आपको काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन जान लेना है। आइए देखिएगा, तो काल्पनिक संख्या को जानते हैं हम लोग। आप साफा जानिए कि काल्पनिक संख्या यानी आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर -1 का अंडर रूट। अच्छा, ये आई को क्या बोलते हैं? तो आई को आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। मतलब ये आपको बता रहा है कि रूट के अंदर जो माइनस में मान रहेगा, रूट के अंदर जो माइनस में संख्या या अंक रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आइए। हाँ, और थोड़ा जानिए। इमेजिनरी नंबर के बारे में जान गए। जैसे आपको दे दे रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -7, ये सब क्या है? तो ये सब काल्पनिक संख्या है। ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्या है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे बात रहा कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को मिलने से
एक प्रकार का संख्या का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में सम्मिश्र संख्या या सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो बात समझिए, इसको और इसको मिलाने से जो संख्या का निर्माण होता है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, पहले आप रियल नंबर को समझिए। रियल नंबर हम उसे कहते हैं, यानी संख्या रेखा पे जितना भी संख्या को आप लिख सकते हैं, जो भी नंबर को संख्या रेखा के पर लिख सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है? तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। और इसको संख्या रेखा पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहेंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर, बात समझिए, जैसे रियल नंबर का पार्ट मिल जाए और इमेजिनरी नंबर का पार्ट मिल जाए, दोनों को मिला के जो संख्या बनेगा उसे क्या बोलेंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जैसे बताइए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, √6 हो सकता है, √3 हो सकता है? बोलिए, सब हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 + √(-1). ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी सम्मिश्र संख्या है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, तो जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़ेंगे तो यही 2 पार्ट में टूटेगा। तो बोलिए जी बिल्कुल। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो ये संख्याएं लिखे हैं, यानी जो नंबर लिखे हैं, ये नंबर क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो जिसको हम लोग तोड़े हैं, ये क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है। क्या है भाई? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या या संख्या है। समझ गए होंगे? यानी सम्मिश्र संख्या को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, यानी पहला पार्ट जो होगा वास्तविक संख्या और दूसरा पार्ट जो होगा काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में आप जान गए कि रूट के अंदर माइनस में रहेगा तो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, यानी काल्पनिक संख्या कहलाएगा। और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहेंगे? तो संख्या रेखा पे जिस भी संख्या को लिख सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। यहां तक कि आपको क्लियर है? चलिए आगे। तो अब हम हेडिंग देंगे हम लोग वास्तविक संख्या। अच्छा, बोलिए काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या बस उतना ही जानना था आपको, जानना था कि काल्पनिक संख्या भी होता है, उसका यूज नहीं है कंपटीशन में, तो उस पर माथा दर्द करवाना भी अच्छा बात नहीं है। ये 11th का चैप्टर है, 11th में पढ़ना था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और आप लोग पढ़े होंगे अगर मैथ से होगा 11, 12 तो लिखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग इसको भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे। इसको भी कै पार्ट में तोड़ेंगे भाई? 2 पार्ट में। कै पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला पार्ट जो होगा वो परिमेय संख्या का होगा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। चलिए, और दूसरा जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अगर हम इंग्लिश में कहें तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहेंगे और उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? बात यहाँ पे ये हुआ कि ठीक है, अब हम वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में तोड़े, तो जो पहला पार्ट है परिमेय संख्या का है और दूसरा पार्ट जो है वो अपरिमेय संख्या का है, तो हम किसे कहेंगे? इसका डिफिनेशन क्या है? तो आप डिफिनेशन सुनिए। वैसी संख्या जिसको या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। फिर से,
वैसी संख्या जिसे p बटा q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा अपरिमेय संख्या, तो परिमेय का उल्टा परिभाषा अपरिमेय में हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय कहेंगे और इसको परिमेय कहेंगे। तो अब परिमेय और अपरिमेय का जरा उदाहरण दीजिए। तो आइए पहले अपरिमेय का उदाहरण देते हैं। जैसे आप समझिए कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले उसे अपरिमेय संख्या माना गया है या कहा जाता है। और आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानते थे कि वो परिमेय है और उसके बाद हम लोग से उसको प्रूफ करते थे। तो वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे भाई हम √5 लिख रहे हैं, क्या पूरा पूरा वर्गमूल है? बोलिए नहीं, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, आप चाह के भी नहीं निकाल पाइएगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अधूरा निकलेगा, यानी पॉइंट में निकलेगा। समझ रहे हैं बात? आइए, तो √3, √17, √18 ये सब क्या है? अपरिमेय। हम √16 लिखे, बोलिए क्या ये अपरिमेय है? तो बोलिए नहीं, ये परिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है भाई? तो 4 होता है, यानी ±4 होता है। ठीक है, तो यह है अपरिमेय का उदाहरण। अब परिमेय का उदाहरण क्या होगा? तो परिमेय का उदाहरण देखिए, परिमेय का उदाहरण कहता है कि वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे समझिएगा, बात समझिएगा भाई, हम 2 लिख रहे हैं, क्या ये परिमेय है? बोलिए बिल्कुल है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो बोलिए p बटा q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख दिए? बोलिए बिल्कुल लिख दिए। आगे हम लिखते हैं यहाँ पे 8, हम लिखते हैं 17/5, हम लिखते हैं 3/9। ये सब क्या है? तो ये सब क्या है भाई? परिमेय है। ये सब क्या है? परिमेय है। ये सब क्या है? परिमेय है। परिमेय मतलब हम 8 भी लिख रहे हैं तो क्या है? परिमेय। हम 9 भी लिख रहे हैं तो क्या है? परिमेय, क्योंकि नीचे 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ पे एक विवाद आता है। विवाद क्या आता है? हम इसको मिटा रहे हैं, मिटाते नहीं हैं, ऊपर कर देते हैं। विवाद क्या है भाई? विवाद इस पे है कि बताइए पाई क्या है? क्या पाई एक परिमेय संख्या है या पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो आप जानिए कि पाई संख्या नहीं है। पाई पहला बात की संख्या है ही नहीं। अब कहिए कि क्या बोल रहे हैं? सारा किताब में तो लिखा हुआ रहता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो आप पाई को संख्या नहीं बोल रहे हैं। तो संख्या का उदाहरण होता है कि कम से कम 2 अंक मिलेगा, 2 से ज़्यादा मिल सकता है, यानी संख्या का निर्माण होता है कम से कम 2 अंकों के मिलने से। तो कहिए कि हम 1 लिख दिए था, ये संख्या है? बोलिए नहीं, अंक है। हम 9 लिख दिए तो बोलिए बिल्कुल ये 9 है, और 9 है तो ये अंक है, क्योंकि सिंगल है। संख्या दिखाना है तो आपको 2 अंक में लिखना होगा, एगो इकाई में और दूसर का दहाई में। जैसे हम यहाँ लिख दिए 97, ये संख्या होगा। तो अंक का एगो होता है, तो भाई अंक होता है 1 2, सॉरी 0 भी लिखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 गो अंक होता है। और ये अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है, यानी अंकों के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो बोलिए संख्या का। तो अंक मिलेगा कैसे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस रूप में मिलेगा। समझ रहे हैं? तो संख्या का निर्माण कैसे होता है? तो कम से कम 2 अंक मिलेगा तबे संख्या कहलाएगा, नहीं तो संख्या कहलाने वाला नहीं है।
यहाँ पर विवाद हो जाएगा। बहुतों टीचर में कुछ कुछ अपना अपना मत है, सबका अलग अलग अपना 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 मत है। कहेगा कि 7 संख्या है, हम बोलते हैं नहीं, 7 संख्या नहीं है, क्योंकि ये अंक है, ये सिंगल डिजिट है। इसको संख्या बनाना है तो आप 0 आप पीछे लगा दीजिए, बोलिए 70 संख्या है। भाई 71 भी संख्या है, लेकिन अकेले 7 संख्या नहीं है, ये अंक है। तो कहिए कि ठीक है, इधर 0 लगा दिए, जरा इधर 0 लगाइए तो लगा दिए। अब ये संख्या बन गया। अब ये क्या बन गया? संख्या। अब आप ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब आप ध्यान दीजिए इस बात को कि जब आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ते थे तो उस समय आपको स्कूल में रोल नंबर दिया जाता था। क्या दिया जाता था? रोल नंबर दिया जाता था, रोल नंबर। अब रोल नंबर का बात हमको ये बताइए कि रोल नंबर जो है, रोल नंबर मान लीजिए किसी का 1 रहता होगा, तो क्या 1 ऐसे लिखल देखे हैं? बोलिए नहीं। जब भी लिखता है तो 0, 1, या उसका 4 डिजिट में मैक्सिमम गया या 6 डिजिट में, तो आगे ऐसे लिखता है। मान लीजिए 4 डिजिट में तो 1 है उसका रोल नंबर, तो 0, 0, 0, 1। क्योंकि ये नंबर बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? संख्या, संख्या बोल रहा है। नहीं बोलता है हिंदी में क्रमांक, क्रमांक संख्या, क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर, क्रमांक संख्या, संख्या बोला। तो जब भी संख्या बोलेगा तो मान लीजिए किसी का रोल नंबर 5 है, तो आपको 5 ऐसे नहीं दिखेगा, आगे 0 लगा देगा, चाहे जय गो। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो कै गो लगाना चाहता है। तो मेरे अनुसार या मेरे हिसाब से पाई संख्या नहीं है। तो पाई क्या है भाई? तो पाई एक सिंबल है। पाई क्या है? एक सिंबल है। अच्छा, पाई का निर्माण कैसे हुआ, अब इस पे बात किया जाए। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त के परिधि को त्रिज्या से अगर हम भाग देते हैं ना भाई, त्रिज्या से भाग देते हैं, तो हमेशा ये हमेशा क्या आएगा? तो 22/7 ही आएगा। परिधि का मतलब गोले गोले बाउंड्री की लंबाई, और त्रिज्या का मतलब हुआ कि यहां से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि, और इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। तो जब भी हम लोग कितनों मैनेज कर रहे हैं, बड़ा चक्का कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, बड़ा सर्कल कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, लेकिन जब भी आएगा तो इसका मान 22/7 ही आएगा। अब जब 22/7 आएगा, और इसी को कहा जा गया कि जब बार बार 22/7 ही आ रहा है, तो एक काम किया जाए कि इसको पाई के कोई नाम दे दिया जाए। अब इसी को नाम दे दिया गया पाई। तो बताइए ये सांकेतिक चिन्ह है कि नहीं? बोलिए पाई का है भाई? तो सांकेतिक चिन्ह है, सिंबल है। पाई कोई संख्या नहीं है। तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा ना कि पाई क्या है, तो आप बोलिए सिंबल है, सांकेतिक चिन्ह आप बोल सकते हैं। हाँ, तो यहां पे बात हुआ कि पाई क्या है? पाई संख्या है? तो बोलिए नहीं, पाई सांकेतिक चिन्ह है, पहला बात। दूसरा बात, पाई परिमेय है कि अपरिमेय है? तो पाई अपरिमेय है, यानी पाई जो जाएगा वो किधर जाएगा? तो अपरिमेय में जाएगा। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे उदाहरण में पाई भी लिख सकते हैं। पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान है, जो आप लोग कहते हैं 22/7, या हम अभी बताएं, ये पाई का मान जो है ना भाई 22/7, ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय, लेकिन ये है अपरिमेय। अब बात समझिए। तो कहिए ठीक है, एक मान 22/7 हुआ, अगर इसको हम भागा देंगे तो भागा देंगे तो 3.14 और आगे कुछ कुछ आते रहेगा। तो ये परिमेय है और ये परिमेय नहीं है। आगे समझाते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं? आगे जब हम डेसिमल सिखाएंगे तो वहां पे इसका जिक्र भी करेंगे। तो आपको बस हम इतना बताना चाह रहे थे, पहला बात कि पाई संख्या नहीं है, पाई एक सिंबल है, सांकेतिक चिन्ह है। दूसरा बात कि पाई क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? तो पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय है। तो हम आपको सिखा दिए या बता दिए।
आगे चलिए, चलिए तो अब हम लोग हेडिंग देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, यहां भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। बोलिए पहला पार्ट, तो ये पूर्णांक संख्या, ठीक है। चलिए, और डेसिमल यानी दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, इसको हम बोलेंगे इंटीजर, इंटीजर्स। देख लीजिएगा इंग्लिश, इंटीजर्स। और इसको बोलेंगे डेसिमल, डेसिमल, सही है। अब थोड़ा सा इसमें विवाद हो सकता है, आगे विवाद होगा इसमें, लेकिन समझने के लिए हम लोग बांट सकते हैं। परिमेय संख्या को दो पार्ट में समझने के लिए बांट सकते हैं, लेकिन थोड़ा विवाद होगा यहाँ पे, और उस विवाद को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। अगर नज़रअंदाज कीजिएगा तो आप सीख जाइएगा संख्या के बारे में, ठीक है। आइए आप पूरा क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम नज़रअंदाज करने का बात कर रहे हैं। चूँकि हम बांट रहे हैं परिमेय संख्या को, लेकिन आगे जाइएगा तो अपरिमेय आएगा, इसमें आएगा अपरिमेय, इसमें आएगा, समझे, इसमें आएगा अपरिमेय। तो थोड़ा सा विवाद है, हम आपको समझा देंगे वहाँ पे। लेकिन इंटीजर यानी पूर्णांक किसे कहेंगे? तो पूर्णांक का मतलब हुआ भाई कि जैसे आप संख्या रेखा लिखिए, बोलिए यहाँ 0 लिखते हैं, राइट साइड में जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? तो इन्फिनिटिव तक जाएगा। लेफ्ट में -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक के जाएगा? तो इन्फिनिटिव तक जाएगा। यानी पूर्णांक का मतलब हुआ कि संख्या रेखा पे तो हम इसको लिख सकते हैं, नो डाउट। चूंकि हम तो शुरू में बताए हैं कि वास्तविक संख्या है उसे कहते हैं जिसको संख्या रेखा पे लिखा जाता है, तो कहिए तो संख्या रेखा पे तो इसको भी लिख रहे हैं, तो संख्या रेखा पे इसको लिख रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि पूरा पूरा अंक है, पूर्णांक, पूर्णांक। हिंदी इतना खूबसूरत चीज है ना भाई, कि हिंदी के शब्दवे में उसका अर्थ निकल जाता है। और ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसमें आपको, हमको जहाँ तक के नॉलेज है, जानकारी है, लेकिन हिंदी बहुत खूबसूरत है। इसके शब्द में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, पूरा अंक। जैसे हम 7.2 लिखे, बोलिए अधूरा है, क्योंकि 7 रुपया 20 पैसा है, इसको 8 होना चाहिए तभी पूरा होगा, नहीं तो 7 होना चाहिए। फिर आप समझ गए होंगे हम जब समझाना चाह रहे हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात रहा कि तो इंटीजर्स कितने प्रकार के? तो पहला बात कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। माइनस वाला यहां से, ये पूरा मामला यहां से उठा लेंगे, ये माइनस वाला नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा पहला। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, थोड़ा स्पेलिंग में माफ कीजिएगा भाई, हम मैथ का टीचर हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक है जीरो। देखो पॉजिटिव कहाँ से? तो ये इधर, ये सारा पॉजिटिव। अच्छा ये वो जीरो बोला, तो ये जीरो क्या है? तब बोलिए जीरो भी क्या है भाई? तो जीरो भी इंटीजर्स है, इंटीजर। इसमें एस लगेगा, लेकिन इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि एक ही गो है बीच में ये, ठीक है, समझ रहे होंगे, नोट किया जाए।
जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा। हो गया होगा। चलिए, तो इंटीजर्स कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सही है। अब मामला है कि डेसिमल को हम समझेंगे, डेसिमल को समझेंगे। बस इसको समझिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, इसको समझिए, डेसिमल को थोड़ा समझ आ जाए। आइए डेसिमल को समझते हैं। यानी दशमलव भी कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, एक शांत और एक अशांत। अशांत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कट रहा है यार, बहुत छोटा बोर्ड हो गया है, ऐसा क्यों? बहुत जगह है उधर। आइए, कोई बात नहीं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर वो कट गया होगा। चलिए हम इधर कर देते हैं इसको, और ये इधर कर देते हैं। चलिए, अब मामला है कि ये टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो दशमलव 2 रूप में होता है। कै रूप में? 2 रूप में। अच्छा, मुख्य रूप से ये भी टूटेगा 2 पार्ट में, टेंशन नहीं लेना है। हम बोले थे विवाद यहीं पे है, इधर तो विवाद नहीं, विवाद यहाँ पे है, क्योंकि हम इसको जो तोड़ रहे हैं वो पूर्ण परिमेय संख्या को तोड़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब जो P बटा Q के रूप में लिखाता है, लेकिन इसमें एक पार्ट है जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखाएगा, तो थोड़ा सा विवाद है, बाकी तो आबाद है। ठीक है, समझ जाइए, बस यही खेला था। एकदम पूरा तोड़ के बता रहे हैं भाई, नो टेंशन। जहाँ पे दिक्कत हो आप कमेंट करिए, जहाँ पे आपको लगे कि गलत है तो कमेंट करिए। आइए, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत होता है। तो आप समझिएगा शांत किसे कहेंगे। जैसे पॉइंट के बाद एक आध नंबर आके शांत हो गया या रुक गया, तो उसको आप शांत बोलते हैं। जैसे 5.4, ये क्या है? शांत हो गया। 8.20, ये क्या है? शांत हो गया। शांत हो गया, रुक गया, पॉइंट के बाद रुक गया। लेकिन मामला नॉन टर्मिनेटिंग का होता है कि रुकेगा नहीं। जैसे चलिए देखिए, 0 या फिर ऐसे रहेगा 2.333333 आते रहेगा। ठीक है, और समझिए 7.566666 आते रहेगा। 8.959595 आते रहेगा। और हम लिख रहे हैं, अभी टेंशन न लीजिए, मामला है इसमें, बढ़िया से समझिए। 13.753753753 और लिखिए 7.654187965 और लिखिए 8.631548937 और ये भी सब आते रह रहा है, रुका नहीं है। बस इतना ध्यान दीजिए, ये सब क्या है? रुका नहीं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत है। क्या है? अशांत है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए, प्रकृति का अपना काम है, वो अपने काम से नहीं रुक रहा है, तो हम लोग क्यों रुके? जब उसको मन कर रहा है बारिश करवा रहा है, जब मन कर रहा है गर्मी बरसा रहा है, जैसे लग रहा है कि जलाइए देगा सबको जिंदे।
जब मन कर रहा है, जैसे लग रहा है कि इतना ठंडा गिरा रहा है, जैसे लग रहा है जमाइए दे रहा है सबको, तो वो अपने काम से नहीं रुक रहा है, तो हम लोग अपना काम से क्यों रुके? वो अपने काम पे लगा हुआ है निरंतर, वो उसका काम है, अपने काम पे लगा हुआ है। हम लोग का काम है पढ़ाई करना, हम लोग भी अपने काम पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो प्रकृति का काम है, कर रहा है, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। जब मेरे लिए वो नहीं रुक रहा है तो उसके लिए हम क्यों रुके? मतलब वो गर्मी ज़्यादा कर दिया तो हम क्यों रुके? आइए समझिए। तो ये समझ गए होंगे शांत वाला मामला है, अशांत वाला। तो अशांत, अब समझिए थोड़ा सा। अशांत को यानी नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। कै पार्ट में बांटेंगे भाई? दो पार्ट में। पहला जो पार्ट होगा, पहला पार्ट जो होगा आवृत्ति और दूसरा अनावृत्ति। अब आवृत्ति हम लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना, हर चीज लिख देंगे। आवृत्ति और अनावृत्ति। अब कहिए आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? तो आवृत्ति का मतलब एक फिक्स पैटर्न। भाई ये तो शांत हो ही गया यहाँ पे, लेकिन ये अशांत है, आते रह रहा है, पॉइंट के बाद रुक ही ना रहा, ना मैंने ले रहा। तो आपको दो रूप में ये दिखेगा। पहला जो रूप होगा शांत का, पहला जो रूप होगा आवृत्ति का, और दूसरा जो रूप होगा अनावृत्ति का। आवृत्ति का मतलब आप पुनरावृत्ति भी बोल सकते हो उसको। पॉइंट के बाद कोई सेट आते रहेगा, जैसे बार बार, जैसे पॉइंट के बाद अंकों का सेट 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 आते रहेगा। पॉइंट के बाद 0.333333 आते रहेगा। तो ये सब क्या है? ये आवृत्ति है। इसको हम पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे रिपीटेशन या रिपीटेड, और दूसरा जो होगा नॉन रिपीटेड, यानी रिपीट नहीं होगा। तो थोड़ा समझिए। पहला बात कि पॉइंट के बाद कोई एक संख्या या अंक है जो बार बार आ रहा है, तो बोलिए इसको हम, ये जा रहा है भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3 और 3 पे बार लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो जो डेसिमल को हम बार में लिख देंगे उसको समझिए आवृत्ति। और अनावृत्ति क्या होगा? जिसको हम बार के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अब देखिए तो 8.631 ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है भाई? नहीं कर रहा। तो ये आते रहेगा, तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या आप समझिए बार के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब बार के रूप में नहीं लिखेंगे तो P/Q के रूप में नहीं लिखाएगा, लेकिन हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग भी तोड़ने के लिए अभी हम आपको सिखाएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। आप ये पूरा देख लीजिएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कंप्लीट हो गया। तो हाँ, एक बात और, ये भी जाते रह रहा है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ क्या होगा? तो 7.5 और ये 6 आते रह रहा है, तो 6 पर रेकरिंग हो जाएगा। बोलिए इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हम जो शुरू में तोड़े थे परिमेय और अपरिमेय, तो हम बोले थे कि विवाद होगा, अब विवाद हो रहा है। क्योंकि ये सब जितना भी है, जो भी रेकरिंग पे चढ़ रहा है, सब परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो रेकरिंग नहीं चढ़ेगा उसको परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो कहिए तो बाटे का है वहाँ पे? तो हम बोल दिए थे कि थोड़ा विवाद होगा, और वो हो रहा है। आप इसको इग्नोर कीजिए, तभी आप सीख पाइएगा। आइए, तो भाई हमको ये बताओ कि ये भी क्या हो रहा है, कि ये भी आते रह रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 8.959595, तो 8.95 और 95 पे रेकरिंग लिख दो। अब बहुते लोग बोलता है कि 8.95 95 नहीं बोलना चाहिए। ए भाई, हमरा आप ही बताइए, आप कंपटीशन में हैं, आपको जैसे इजी लगे ना आप वैसे बोलिए, क्या समझे? आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, आपको जॉब लेना है। तो जैसे आपका काम बने आप वैसे काम बनाइए, और ये दलदल से निकलिए। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा प्रूफ, हर चीज़ का प्रूफ खोजिएगा ना, तो प्रूफ वाला समय ख़त्म हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 1.5 साल आपको मौका मिलेगा।
अगर 1.5-2 साल में कुछ नहीं कीजिएगा तो आपके गार्जियन कहेंगे ठीक हो बेटा जाओ और दूसर देखो, दूसर बिजनेस करो या किसी के पास मजदूरी करो, जो करना है करो। और कंपटीशन में वही आता है जो गरीब घर के फैमिली रहता है बाबू, गरीब घर का छात्र रहता है जो कंपटीशन में आता है। तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप मास्टर जैसा खोदिए अंदर से, कोई चीज़ को बकोरिए बकोटिए, वो काम नहीं करना है। आपको नौकरी लेना है, जो बताया जाएगा डायरेक्ट आप यहाँ लोड कीजिए और सवाल बनाइए, सवाल बनेगा, एग्ज़ाम निकालिए, नौकरी लीजिए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए कि 13.753 तो कहने का मतलब यहाँ भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो क्या है? तो 13.753 बार बार आ रहा है। देखो 753 बार बार आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 753 और ये तीनों पे बार चढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए हम लोग इसको बार के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जब बार के रूप में ही दोनों को नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीटेशन हो रहा है, कुछ कुछ बार बार बदल रहा है, यहाँ भी बदल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तो बोलिए, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। विवाद इसी में है, बाकी इसमें विवाद नहीं है। इसको आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखाएगा। ये किससे आया है, आने के बाद फिर वापस उसी रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझेंगे, या हम समझ रहे हैं कि आप लोग इसको भी समझ लिए होंगे, तो हम इसको बांट देते हैं 2 पार्ट में, तब आप लिखिएगा। हम बोले थे कि इसको बांटेंगे, यानी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। कै पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट होगा आवृत्ति का होगा, आवृत्ति, और दूसरा जो होगा अनावृत्ति, आवृत्ति अनावृत्ति। इसको आप बोल सकते हैं रिपीटेड, माफ कीजिएगा थोड़ा स्पेलिंग इंग्लिश मेरा खराब है भाई, और नॉन रिपीटेड। आप इसको लिखिए ना, रिपीटेड लिख लीजिए और इसको नॉन रिपीटेड। मतलब पॉइंट के बाद कोई संख्या, पॉइंट के बाद कोई अंक रिपीट ना करे तो उसको नॉन रिपीटेड यानी अनावृत्ति कहेंगे। और जो पॉइंट के बाद कुछ कुछ अंक जो है जो एक पैटर्न फॉलो करे, जैसे 2 अंकों का पैटर्न फॉलो करेगा, 3 अंक बार बार आएगा, 1 अंक बार बार आएगा, 4 अंक बार बार आएगा, समझे? तो इसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति यानी रिपीटेड, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उदाहरण आप लिख लीजिए। अनावृत्ति का तो उदाहरण लिखा हुआ है कि कुछ भी लिख दीजिए, 9.6315432, अब ये आते रहेगा। तो पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको दिख रहा है बार बार नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन जो अभी हम लिख रहे हैं, जैसे 0.3333 ये आते रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.33 पे बार। अब बोलिए, इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में। हम अभी लिख के बताएंगे, और समझिए 0.6666 आते रहेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 0.66 पे बार। और थोड़ा उदाहरण समझिए, बढ़िया से क्लियर कीजिए। और हम इसको लिखेंगे 0.565656 ये आते रहेगा, तो हम इसको लिख देंगे 0.56 और 56 पे बार, चूंकि पॉइंट के बाद 5656 आते रह रहा है। तो ये हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, विवाद इसी में है बस, बाकी इधर विवाद नहीं है। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे। अच्छा, इससे पहले भी था मामला यहाँ पे, तो शांत को P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि P बटा Q के रूप में लिखे, जैसे 5.4 इसको लिख देंगे 54/10 और इसको काट देंगे, तो ये 27/5, बोलिए P बटा Q के रूप में लिखा गया। इसको भी वैसा ही हम लिख ले गए, लेकिन मामला यहाँ पे है कि हम इसको बांट रहे हैं। तो भाई आप समझिएगा ध्यान से,
हम इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, विवाद यहीं पे है, लेकिन इधर कोई विवाद नहीं है, नो विवाद। जैसे पॉइंट दशमलव, पहला क्या है 0.003 पे बार है, तो कहता है कि पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है, तो जो अंकवा पे बार है उसको आप फ्री लिख दीजिए और बार के बदले 1 9 दीजिए। अब इसको काटिए, तब बोलिए 1/3 आएगा। अब 1 को 3 से भागा दीजिएगा तो 0.3333 ये आते रहेगा, और फिर हम लिख सकते हैं इसको 0.3 पे बार। समझ रहे होंगे? 3 तिया 9 यानी 1/3। अब आप समझिए थोड़ा इसको भी, जैसे हम इसको समझेंगे। ये क्या है 0.6666 आते रह रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसको 0.66 पे बार। अब इसको फ्री करेंगे तो 6 लिख देंगे और बटा 9 लिख देंगे, और इसको काटेंगे 3 से तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 को 3 से भागा दीजिए, इतना ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर है आपके पास। आगे और देखिए, इसको देखिए 0.56 है, इस पे बार है, तो हम लिख सकते हैं 56 को फ्री कीजिए और 2 अंक पे बार है तो 2 को 9 नीचे लिखिए, लिख दिए। अब इसको आप 56 को 99 से भागा दीजिए, इतना ही आएगा। अच्छा, और थोड़ा सा इसमें जानिए, थोड़ा सा और जानिए। चलो जैसे अब बार सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा बार का कॉन्सेप्ट जान लीजिए। ऐसे रहे जैसे 0.753 और ये दोनों पे बार है, तब मामला क्या होगा? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 753, ये तीनों फ्री कर देंगे, एगो तो फ्री है, दूगो और फ्री कर देंगे, और जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेंगे, और बटा जयगो पे बार है जयगो 9 और जयगो पे बार नहीं है उतना ही 0। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो घटाइए तो 746 बटा कितना होगा 990। आप इसको काट के या फिर डायरेक्ट आप भागा दीजिए ना, इतना आ जाए। तो जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ गए आप। फिर से रिवीजन थोड़ा सा हो जाए, आइए थोड़ा रिवीजन मूड में। चलिए, हम लोग शुरू किए थे, क्या शुरू किए थे भाई? हम लोग शुरू किए थे, अब ये तो ब्लर हो गया है, हाँ ठीक हो गया, अच्छा हो गया। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए अब ठीक है। अरे यार सही हो जा भाई। हाँ हो गया, वाह क्या बात है। आइए देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, यानी संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम संख्या को 2 पार्ट में तोड़े, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसको हम संख्या रेखा पे लिख सकते हैं, और काल्पनिक संख्या हम उसे कहते हैं जिसको संख्या रेखा पे नहीं लिख सकते। ये हमेशा अंदर रहेगा, वर्गमूल के अंदर रहेगा, और वो माइनस में रहेगा, ठीक है। और ये वर्गमूल में भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। वर्गमूल में रहेगा लेकिन माइनस में नहीं रहेगा, लेकिन बाहर में जैसे -1, हाँ -1 बिल्कुल होगा। -1, -2, -5, 0 सभी क्या है वास्तविक संख्या। अच्छा, हम बोले थे कल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या को मिलाने के बाद जो नया प्राप्त होता है, यानी मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है वो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि जो तोड़े हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही तोड़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ही तोड़े हैं 2 पार्ट में, रियल इमेजिनरी। आइए, तो काल्पनिक के बारे में इतना ही पढ़ना था, बस इतना ही जानना है आपको, विशेष नहीं जानना है। वास्तविक जानिए। तो वास्तविक कहता है कि हम 2 पार्ट में टूटेंगे। तब बोलिए कौन कौन पार्ट में? तो परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक बात हम बताए थे आपको कि पाई क्या है। तो पाई एक सांकेतिक चिन्ह है, पाई एक सांकेतिक चिन्ह है। पाई का निर्माण कैसे हुआ, यानी पाई लिखा गया क्यों? मैथ में पाई का यूज क्या है? तो कंपटीशन में जो इधर यूज है 22/7 के रूप में यूज है।
डिग्री के रूप में भी यूज है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो ये माना गया है, समझे, सब चीज़ तो मान ही गया है। जैसे 2 ऐसे काहे होता है, अब समझो 8 ऐसे काहे होता है, तो माना गया है। अब कोई पूछेगा 8 ऐसे काहे होता है, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि 8 ऐसे काहे होता है, माना गया है। और भाई आप मानिएगा, किसी चीज़ को आप कुछ मानिएगा तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा। जैसे आप किसी को पत्नी मानते हैं या मैथ बनाते हैं, माना कि x, तो x मानते हैं मैथ बनता है। अगर आप x नहीं मानते तो कुछ और मानते होंगे, कुछ तो करते होंगे, मानते होंगे, ठीक है। हालांकि कंपटीशन में x वाला कोई लफड़ा नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि लगता है मास्टर x मान के बनाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर केस में x माना जाता है, टेंशन न लीजिए। मेंस लेवल का सवाल में थोड़ा x कभी कभी लग जाता है, इस पे कसम नहीं खाना है। आगे, हाँ, हम बोल रहे थे कि किसी को कुछ मानना पड़ेगा तभी ना जीवन आगे बढ़ेगा। जैसे आप विवाह कीजिएगा तो किसी को पत्नी मानिएगा तभी ना आपका संसार आगे बढ़ेगा। बस यही बात है, यानी आगे बढ़ना है तो आपको किसी को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, चाहे मैथ हो चाहे लाइफ हो। आगे, तो यही था। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय सांकेतिक चिन्ह है, सिंबल है। लेकिन पाई का मान जो है 22/7 वो क्या है, परिमेय है। वो क्या है, परिमेय। लेकिन पाई का मान 3.14 ये जो है, ये क्या है, तो अपरिमेय है। इसको p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद ये आते रहेगा, 3.14 के बाद आते रहेगा। चलो तो आगे देखते हैं। परिमेय किसे कहेंगे, तो जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय उसे कहेंगे, परिमेय इसे कहेंगे। अब हम आगे बोले थे ये सब वृत्त, ये पाई का निर्माण कैसे हुआ, सॉरी, पाई को माना गया, पाई का ज़रूरत जो जिस हिसाब से पड़ा वो हिसाब से यहाँ पे आदमी लिख दिया है, तो काहे लिखा है, तो आप समझा दिए कि परिधि को, वृत्त के परिधि को त्रिज्या से भागा दीजिएगा, चाहे बड़ा वृत्त हो चाहे छोटा वृत्त हो, हमेशा क्या आता है, तो 22/7 ही आ रहा है, 22/7 ही आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ इसका लंबाई मापिए, जितना भी लंबाई हो, सॉरी लंबाई बोल रहे हैं यार, क्या हम बोल रहे हैं, गोले बाउंड्री की लंबाई, आप ये समझिए, गोले बाउंड्री माप दीजिए और यहाँ से त्रिज्या मापिए, और बाउंड्री के लंबाई को ऊपर रखिए और त्रिज्या की लंबाई से भागा दीजिएगा, तो वो हमेशा क्या आएगा, तो 22/7 ही आएगा। अब काटिएगा, 22/7 आ सकता है, ठीक है। आगे, अब 22/7 नहीं आएगा तो इसके लगभग के मान के बराबर आएगा, मान लिया गया है, उतना अंदर क्यों जाना है यार, मैथ बनने से मतलब है। आगे बढ़ो, चलिए इस पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा क्या मामला है, लेकिन इतना जान जाइए कि पाई क्या है, संख्या नहीं है बस, और अपरिमेय है, और इसका मान 22/7 जो होता है वो परिमेय, ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये संख्या नहीं है, ये संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को 2 पार्ट में बांटे, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक और दशमलव, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, दशमलव यानी डेसिमल, दशमलव और सॉरी पूर्णांक यानी इंटीजर। तो 3 तरह का, नेगेटिव इंटीजर यानी नकारात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, और जीरो, ये तो इंटीजर एक ही है। जीरो भी इंटीजर है क्योंकि ये पूरा पूरा जीरो है, अधूरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अधूरा है। आगे चलिए, हाँ, दशमलव को 2 पार्ट में बांटे हम लोग, डेसिमल को शांत और अशांत, शांत और अशांत। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इंग्लिश में कह सकते हैं। तो भाई शांत यानी पॉइंट के बाद रुक जाए, पॉइंट के बाद रुक गया हम उसको शांत कहेंगे। अशांत उसे कहेंगे जो पॉइंट के बाद ना रुके, तो पॉइंट के बाद ना रुके अशांत कहेंगे। लेकिन अशांत को भी 2 पार्ट में बांटा गया, एक आवृत्ति और एक अनावृत्ति। आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो हो, बराबर फॉलो हो, जैसे पॉइंट के बाद कोई 1 नंबर का अंक आ रहा है जो बार बार आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है जो वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति। और पॉइंट के बाद कुछ कुछ आ जाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी दिस कभी दैट, कुछ भी, एनीबॉडी, तो
अनावृत्ति इसको बोलेंगे, ठीक है। और शायद हम नीचे बता भी दिए हैं, आवृत्ति और अनावृत्ति के बारे में हम बता दिए आपको, सारा चीज़ हम क्लियर करवा दिए हैं। आगे और है इसमें मामला? नहीं है भाई, अब नहीं है। चलिए, किधर भूला गया जी? हाँ, आ गया। तो आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो और बनेगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, ये 50 मिनट का लगभग हो गया है, तो हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। अगला वीडियो में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।